गुड आफ्टरनून क्लास। कल हम डिस्कस कर रहे थे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। और हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्वेटिव होगी मतलब उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। हमने ये यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कल, है ना। और आज हम उस थ्योरम पे बेस्ड कुछ एग्जांपल करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि उस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। तो देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है। क्या है? एक रिंग। और ये रिंग से पास होता हुआ एक एक्सिस है। ये रिंग का सेंटर है और ये है एक रिंग। क्या है? एक रिंग है और इसका मास दिया गया है आपको। मान लीजिए इसका मास है 2m। इसका मास है 2m और इसका रेडियस है मान लीजिए आपके पास r, है ना। अगर एक रिंग है तो रिंग का रेडियस भी होगा। और ये एक एक्सिस है जो सेंटर से पास होकर निकल रही है ना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक रिंग के सर्कमस्टेंसेस पे आप दो पार्टिकल रख दें, दो पार्टिकल सेम मास का एक पार्टिकल रख दें आप। मान लीजिए इसका ये बाउंड्री है सर्कमस्टेंसेस। इस बाउंड्री पे, इस सर्कमस्टेंसेस पे आपने दो पार्टिकल रख दिए, m1 और यहाँ पे रख दिया आपने m2 रख दिया है। आपने m1 m2 रख दिया। तो आपको बताना है कि अगर ये जो रिंग है पहले इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ओमेगा के एंगुलर स्पीड से रोटेट करी थी। अगर ये रिंग घूम रहा है, रिंग क्या है, पहले घूम रहा था, आपने क्या किया, आपने m1 पार्टिकल और m2 पार्टिकल, और आपने m2 पार्टिकल को आपने क्या कर दिया, धीरे से आपने यहाँ पे इसके सरफेस रख दिया। आपने धीरे से इसे सरफेस रख दिया। तो जो नया एंगुलर स्पीड होगा क्या होगा, तो इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। इफ द गिवन रिंग of mass 2m and radius capital R is rotating with speed of omega. So after putting two particle of same mass on the surface of ring the new angular speed of ring क्या होगा ये पता नहीं। मतलब फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है, इफ द गिवन रिंग ऑफ मास 2m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग विथ स्पीड ऑफ ओमेगा। किस स्पीड से रोटेट कर रहा है ये? ओमेगा की स्पीड से। जैसे कि हमने बनाया हुआ है डायग्राम में, ओमेगा की स्पीड से ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। सो आफ्टर पुटिंग टू पार्टिकल, आपने दो पार्टिकल लिए m1 और m2। इनका मास सेम है, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि m1 इक्वल टू m2। मास क्या है इनका? सेम। अगर मास सेम है और आपने इसको रिंग के सरफेस पे पुट कर दिया, आपने क्या किया, आपने इसको रिंग के सरफेस पे आपने पुट कर दिया, मतलब रख दिया। तो रखने के बाद क्या होगा कि रिंग की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, है ना। रिंग की स्पीड क्यों चेंज होगी? क्योंकि जैसे ही आप रख दोगे तो रिंग पे एक वेट पड़ेगा या फिर रिंग पे एक वेट लगेगा जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। आप सोच भी सकते हैं कि एक रिंग है जिसपे कोई
कोई पार्टिकल नहीं था पहले, तो एक अपनी स्पीड से घूम रही थी, रोटेट कर रही थी। जैसे ही आपने उस पर दो पार्टिकल अपने उस पर रख दिए, तो वो दोनों ही पार्टिकल उसके रखने से उसकी स्पीड या तो कम हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो पहले जैसी स्पीड नहीं रहेगी। अगर हम ये माने कि स्पीड पहले स्पीड नहीं ही पहले वाली स्पीड से दूसरी स्पीड से अब रोटेट करने लगी है ना। देखो आपको कुछ कुछ मानना पड़ेगा। या तो आप ये मान लीजिए कि स्पीड पार्टिकल के रखने के बाद या तो बढ़ जाएगी या तो फिर घट जाएगी या तो फिर सेम रहेगी। लेकिन सेम हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। अगर कुछ भी हो सकती है तो हम मानेंगे कि दोनों पार्टिकल के रखने के बाद उसका जो स्पीड होगा वो होगा एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश। हम ही मान लेंगे कि एक अननोन पैरामीटर होगा ओमेगा डैश। हम ये लिखेंगे आफ्टर, तो पहले सॉल्व करते हैं इसको, है ना, सॉल्व करते हैं। लेकिन देखो सॉल्व करने से पहले हम किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे। पहली बात कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन। अगर ये रोटेशन हो रहा है मतलब चैप्टर कौन सा होगा, रोटेशनल मोशन। अगर रोटेशनल मोशन है तो आपको पता है कि रिंग का जो है सर्कुलर मोशन आपको दिख रहा होगा कि ये रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में। इसकी स्पीड कितनी है, ओमेगा। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई रिंग अपने सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करे, है ना, तो उसका लीनियर मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं। हमने कल ही पढ़ा है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, वो क्या होता है, आई एच इंटू ओमेगा। आई एच क्या है, आई एच क्या है, हिंज्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में इनर्शिया इंटू ओमेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसका लिखूँ, मैं देखो यहाँ पे क्या करेगी, क्या आपने M1 और M2 के दो पार्टिकल को आपने रखा है, ठीक है। तो बिफोर नहीं, इसको लिखते हैं इनिशियल। क्या लिखेंगे इसको, इनिशियल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए हम दो केस लेंगे। एक केस, आप दोनों पार्टिकल को आपने रखा नहीं है, तो इनिशियल कंडीशन में ये फ्रीली घूम रहा है, फ्रीली रोटेट हो रहा है। तो जब इनिशियल कंडीशन लेंगे, इनिशियल कंडीशन तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे इनिशियल कंडीशन में कि ये रोटेट कर रहा होगा और इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, आई एच इंटू ओमेगा। हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि कोई अगर सिस्टम में कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, आई एच इंटू ओमेगा। और आई एच क्या है, हिंज्ड। जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रोटेट होता है उस एक्सिस को ही हम बोलते हैं हिंज्ड। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, सेंटर से पास होता हुआ एक्सिस है, तो हम लिखेंगे आई एच को आई सेंटर ऑफ सेंटर इंटू ओमेगा। तो आपको पता होगा कि अगर एक रिंग है और रिंग का सेंटर के रिस्पेक्ट में या फिर सेंटर ऑफ मास से जाती हुई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इनर्शिया कितना होता है, हमने निकाला था। रिंग के लिए इनर्शिया कितना होता है, mr²। तो यहाँ पे मास कितना है, 2m, रेडियस कितना है, r। तो अब लिख सकते हैं इसको इनर्शिया को, अब इनर्शिया लिख सकते हैं 2m m इंटू r²। तो r² इंटू ओमेगा का ओमेगा, है ना, ओमेगा। तो मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग में ओमेगा नॉट स्पीड से घूम रहा था, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट हो जाएगा। तो ये निकला इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब लिखेंगे फाइनल कंडीशन क्या होगा, फाइनल कंडीशन क्या होगा कि आपने दोनों ही पार्टिकल को आपने इस रिंग के सरफेस पे पुट कर दिया। जैसे रिंग रोटेट हो रहा था, जैसे ही आप दो पार्टिकल को सरफेस पे पुट करेंगे तो इसकी स्पीड कुछ चेंजेस होगी। हम ये मान लें कि उसकी स्पीड चेंज हो गई है और एंगुलर स्पीड उसका ओमेगा डैश हो गया है। तो अगर ओमेगा डैश हो गया ये मान लें, तो हम इसको लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखेंगे, एल फाइनल। अब बोलेंगे एल फाइनल इसको, और इसका फार्मूला क्या होगा, देखो अभी भी रिंग तो वही है, तो रिंग वही है, तो इसके लिए फार्मूला सेम लगेगा। क्या फार्मूला होगा, आई एच इंटू ओमेगा। रिंग का फार्मूला क्या होगा, आई एच इंटू ओमेगा। तो आई का फार्मूला क्या होगा, आई का फार्मूला होगा 2m इंटू r² इंटू ओमेगा। लेकिन अब जो ओमेगा, पहले ओमेगा नोट था, अब क्या बन गया है, इसको बोलेंगे ओमेगा 1। मान लीजिए ओमेगा 1 डैश, है ना, ओमेगा 1 डैश का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है, क्यों लिखना है इसको। तो जो फाइनल कंडीशन बनेगा उसमें और क्या होगा, देखो ये जो पार्टिकल है, जब इस पार्टिकल को इस रिंग पे रख दोगे तो रिंग घूम रहे हैं तो पार्टिकल भी घूम रहे होंगे, है ना। रिंग घूम रहे हैं मतलब देखो पार्टिकल भी रिंग का पार्ट बन गया। पहले रिंग का पार्ट नहीं था, लेकिन आपने रख दिया, रखने के बाद क्या होगा कि पार्टिकल भी रिंग का पार्ट बन जाएगा और पार्टिकल भी साथ साथ रोटेट करेगा।
साथ साथ रोटेट करेगा, मतलब जो भी स्पीड होगी उसकी वो पार्टिकल की स्पीड भी सेम होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये पार्टिकल है, पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से आर के बराबर, जो इसका रेडियस है वैसे डिस्टेंस होगा। तो हमें पता है कि अगर एक पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस आर है एक्सिस से, तो हम लिखते हैं एम आर स्क्वायर, सेम स्पीड से घूम रहा है तो हम क्या लिखेंगे ओमेगा 1 प्लस इस पार्टिकल का इनर्शिया भी क्या होगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1, इसका भी स्पीड सेम होगा। तो हमारे पास आया एल फाइनल का वैल्यू कितना है, ओमेगा 1 कॉमन निकाल लीजिए तो आपको क्या आएगा, आपको पास आएगा 2m आर स्क्वायर प्लस 2m आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर और ये एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पास रहेगा 2m आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं 2m आर स्क्वायर जुड़ के क्या होगा, ये जुड़ के होगा ये 4m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। तो हमने इस तरीके से हमने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि हमने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो निकाल लिया, लेकिन क्या इसका यूज एक ये क्वेश्चन को किस ओर लेके जाएगा, मतलब हमने वैल्यू निकाल ली लेकिन अब करें क्या इसको। तो आप समझ सकते हैं कि हमने पढ़ा है, हाल ही में पढ़ा है हमने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब कभी भी किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, या फिर हम ये बोले ये टॉर्क की वैल्यू जीरो है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क देखो क्या हो रहा है, आप जैसे इसको रखोगे तो ये जब भी घूमेगा तो इस डायरेक्शन घूमेगा और इस डायरेक्शन घूमेगा। देखिए इसकी स्पीड क्या होगा, अगर ये ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है तो ये इस डायरेक्शन घूम रहा है, तो इसका स्पीड होगा इस डायरेक्शन में और इसका स्पीड होगा इस डायरेक्शन में, है ना, इसका स्पीड होगा इस डायरेक्शन में और उसका स्पीड होगा उस डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जितना वो टॉर्क लगाएगा उतना ही ये भी टॉर्क लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे होंगे, है ना। तो अगर टॉर्क की वैल्यू इक्वल है लेकिन अपोजिट है तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा, जीरो। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो आप बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो आप बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्यों बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क या फिर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है ना। फोर्स तो लग रहा है लेकिन डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन अपोजिट है। कैसे डायरेक्शन अपोजिट, मतलब इससे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इससे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स अलग अलग दिशा में लग रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि टॉर्क की वैल्यू जीरो, मतलब इंडिविजुअली इसमें टॉर्क लग रहा है, इसमें भी इंडिविजुअल टॉर्क लग रहा है, लेकिन एक सिस्टम के तौर पे जो टॉर्क निकलेगा, नेट टॉर्क निकलेगा सिस्टम का, वो जीरो होगा, है ना। तो अगर लीनियर मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को हम आपस में इक्वल करें तो आप पाएंगे कि 2m आर स्क्वायर इक्वल टू इंटू ओमेगा नॉट इक्वल टू 4m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 के बराबर। यहाँ से क्या 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 कटेगा, m कटेगा, आर स्क्वायर कटे, m कट गया, आर स्क्वायर कट गया, m कट गया, आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2 ओमेगा नॉट अपॉन 4 इक्वल टू ओमेगा 1। डेट मीन्स 2 कट गया, आंसर आया 2। तो हमारे पास जो ओमेगा 1 की वैल्यू आई निकल के, फाइनल वैल्यू आई ओमेगा नॉट बाई 2। मतलब पहले जितना भी एंगुलर स्पीड रहा होगा, अब दोनों पार्टिकल के रखने के बाद अब उसकी स्पीड हाफ हो गई है। जिस स्पीड से रोटेट कर रहा था, घूम रहा था, अब उसकी स्पीड क्या हो गई है, आधी हो गई है। तो ये हम रिलेशन निकाले हैं हम कल जो हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा था उस प्रिंसिपल का यूज करके। तो इतना आप लिख लेंगे, डाउट होगा तो आप क्लास के बीच में भी आप पूछ सकते हैं ना।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, कुछ इस तरीके से रॉड रखा गया है। ये रॉड, क्या ये रॉड है? रॉड, एक रॉड है जिसका मास है m, जिसकी लेंथ है l। रॉड है, रॉड जिसका मास क्या है m और जिसकी लेंथ है l। और यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल है, इसको मास इसका ले लीजिए आप 3m ले लीजिए, 3m। और इसका मास ले लीजिए, पार्टिकल का मास ले लीजिए m। ये पार्टिकल है m जो v स्पीड से इस रॉड की ओर आ रही है, v स्पीड से इस रॉड की ओर आ रही है। तो क्या होगा, जैसे इस ओर आएगी, जैसे टक्कर होगी, तो टक्कर के बाद क्या होता है, जैसे इसका मास है, इसके पास वेलोसिटी है, टक्कर के बाद ये रोटेट कर जाता है, मतलब ऐसे घूम जाता है। तो इसके जहाँ पे ये हिंज्ड है, वहाँ से क्या हो जाता है, ऐसे घूम जाता है। अब ये टक्कर होगा तो घूमेगा ही। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m, इसके पास एक वेलोसिटी है v। जब ये टक्कर करेगा इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट घूम जाएगा, ऐसे आगे बढ़ जाएगा। मतलब ये पॉइंट, अब ये पॉइंट तो आगे जाएगा नहीं, तो ये घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा, है ना, रोटेट कर जाएगा। और किस स्पीड से रोटेट करेगा, ओमेगा। तो ये आपको ओमेगा ही निकालना है, आपको ओमेगा निकालना है। तो क्वेश्चन को हम इसको लिखते हैं। क्वेश्चन ये होगा, द गिवन system is stationary at starting, but if particle of mass m and velocity v is moving towards the road बोल सकते हैं, towards the road. So after collision मतलब टकराव, तो after collision the angular velocity ओमेगा ऑफ रॉड क्या होगा, पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये लिखा है कि एक सिस्टम है जो कि पहले स्टार्टिंग में स्टेशनरी था। कैसा था? स्टेशनरी का मतलब स्थिर है ना, स्थिर था उस पर। जब ये सिस्टम स्थिर था तो आपने एक पार्टिकल लिया जिसका मास है m, और वो v स्पीड से उस रॉड की ओर आ रही है। और जैसे ही टक्कर होता है, टक्कर होने से क्या लगेगा, एक फोर्स लगाएगा, वो है क्या लगाएगा, एक फोर्स। तो फोर्स की वजह से क्या होगा, वो रोड रोटेट कर जाएगा, थोड़ा सा है, रोटेट कर जाएगा। तो आपको बताना है कि जब जिस टाइम पे वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, उस टाइम पे उसका रोटेशनल स्पीड क्या होगा, है ना, रोटेशनल स्पीड क्या होगा। तो अगर हम ये मान लें कि जो रॉड है और जो पार्टिकल है वो एक ही सिस्टम है और एक ही सिस्टम के पार्ट है। अगर एक ही सिस्टम के पार्ट है, इसका मतलब ये होगा कि वो एक दूसरे पे बल तो लगा रहे हैं, टक्कर हुआ है मतलब बल लगा है, टक्कर हुआ है मतलब बल लगा है, लेकिन वो एक ही सिस्टम के पार्ट है, मतलब एक ही सिस्टम के पार्टिकल है। मतलब उसने कुछ उस पर बल लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा, तो उसने भी कुछ उस पर उतना ही फोर्स लगाया होगा। आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, हम जानते हैं कि आप जितना बल लगाते हैं उतना ही फोर्स रिएक्शन फोर्स के फॉर्म में आपको मिलती है
है ना। तो अगर इंटरनल फोर्स मान ले, वो इंटरनल पार्टिकल मान ले, एक ही सिस्टम के इंटरनल पार्टिकल मान ले, तो क्या होगा आपका ये जो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा आपका जीरो। क्या हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और अगर ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो तो इंटरनल फोर्स में काउंट होगा, एक्सटर्नल फोर्स में काउंट ही नहीं होगा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स में काउंट नहीं होगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स, अगर इसका एक्सटर्नल फोर्स, अगर आप ये बोलें कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू, नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर जीरो है, अगर जीरो है तो आप ये बोल सकते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम फिर से क्या रहेगा? कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव है इसका मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों ही कंडीशन में इसका जो मोमेंटम है हम उसको इक्वल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या इक्वल करने पे हमारे पास आंसर आएगा। तो देखते हैं, पहले लिखते हैं इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन क्या होगा आपके पास? इनिशियल कंडीशन में आपके पास एक रॉड है ना, एक रॉड है, और इस रॉड को अगर आप देखें तो रॉड की लेंथ कितनी है? रॉड का मास आपके पास 3m है। रॉड का मास आपके पास कितना है? रॉड का मास आपके पास है 3m के बराबर। और रॉड की लेंथ कितनी है? रॉड की लेंथ है l। इसका मतलब ये है कि अगर रॉड की लेंथ l है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो l के बराबर है, राइट। तो इनिशियल कंडीशन में अगर मैं मोमेंटम लिखूँ पूरे सिस्टम की, तो ये सिस्टम क्या है? एम वी। अगर इस पार्टिकल का मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो हमने पढ़ा था किसी पार्टिकल का मोमेंटम दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। या तो किसी एक्सिस, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट में अगर आप मोमेंट ऑफ उसकी रिस्पेक्ट में अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालें तो आप लिखेंगे आई एच इंटू ओमेगा। क्या लिखेंगे? आई एच इंटू ओमेगा। हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम के दो फार्मूले हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। तो जो पॉइंट वाला था उसमें हम लोगों ने देखा था, हमने लिखा था एम वी आर परपेंडिकुलर या एम आर वी परपेंडिकुलर। ये हम लोगों ने देखा था एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। और हमने एक जगह देखा था जब किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो उस पर हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई एच इंटू ओमेगा, है ना। तो दोनों में से दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हो, जो फार्मूला यूज हो जाए। तो यहाँ पे क्या था, जब ये इनिशियल जब टकराएगा, टक्कर नहीं हुआ है, टकराने से पहले ये इसका मास m, इसकी वेलोसिटी v है, और जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये घूम रहा है या घूमने वाला है वो क्या है? यहाँ पे हिंज, इसको बोलेंगे हिंज्ड, क्या बोलेंगे? हिंज्ड। तो जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये रोटेट हो रहा है वो ये एक्सिस है, ये पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में अगर v है, हमें पता है हम लिखते क्या है? एम वी आर परपेंडिकुलर, इसके लिए, है ना। तो आर परपेंडिकुलर प्लस इसका, अब ये इसकी क्या लिखेंगे? इसके लिए आपको पता है कि अगर ये किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है तो हम लिखते हैं आई एच इंटू ओमेगा। लेकिन आपको पता है कि जब ये टक्कर हुआ नहीं है, होने से पहले इसका ओमेगा कितना था? 0। सो बिफोर कोलिजन टक्कर के बाद उसके पास एंगुलर स्पीड आएगी, टक्कर से पहले नहीं आएगी। तो आप बोल सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू 0 होगी बिफोर कोलिजन, क्योंकि उसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, नो रोटेशन, देयर इज नो रोटेशन, इसलिए 0 आया। अब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी, मतलब आपके पास मिल गया एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया इनिशियली? एम वी। अब आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि जिस भी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल पे आपको उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको डिस्टेंस लिखना है। आर क्या होता है? आर होता है डिस्टेंस। तो अगर ये वेलोसिटी है और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, तो एम वी और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होगा? ये अगर ये वी है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ तक जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये रोटेट हो रहा है, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका जो आर है वो एल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आर जो है एल के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको एम वी इंटू एल के बराबर, और ये आपका ये बाकी 0 हो गया, आंसर हो गया एम वी एल। तो ये हुआ इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल इसको बोलेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम इसको देखें कि फाइनल कंडीशन लगाए, फाइनल कंडीशन, तो फाइनल कंडीशन में भी आप सेम फार्मूला लगा सकते हो, सेम फार्मूला। लेकिन फाइनल में क्या होगा? फाइनल में क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम में फाइनल में जब ये टक्कर करेगा तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ चुका होगा
और ये पार्टिकल, ये जो रॉड है, ये एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। किस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा? एंगुलर स्पीड से। तो अगर हम ये माने कि एज्यूम यहाँ क्वेश्चन में लिख लेते हैं, एज्यूम आफ्टर कोलिजन m mass particle become stationary मतलब ये पॉइंट क्या बोलता है कि आप जैसे ही टक्कर करेगा, ये मास m जैसे ही टक्कर करेगा तो इसके पास तो मिल गया इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा। क्या मिल गया उसको? एंगुलर स्पीड ओमेगा। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल है m, वो स्टेशनरी पोजीशन पे आ चुका है। मतलब टक्कर हुआ, टक्कर के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? जीरो। स्पीड जीरो की मतलब वो स्टेशनरी हो गया। तो अगर स्टेशनरी हो गया मतलब यहाँ जाके रुक जाएगा। अगर रुक जाएगा तो जैसे हमने यहाँ लिखा था एम वी आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे वी क्या हो जाएगा उसका? जीरो। अगर वी जीरो हो जाएगा तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? जब ये यहाँ पे आ चुका होगा तो जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। ये हो जाएगा मोमेंटम, हो जाएगा जीरो प्लस, लेकिन इसका स्पीड तो जीरो हो गया, लेकिन रॉड तो एंगुलर स्पीड से घूम गया। अगर घूम गया तो हम लिखेंगे रॉड के लिए आई एच इंटू ओमेगा। तो आई एच का वैल्यू कितना होगा? अब जानते हैं, अगर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका इनर्शिया क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। लेकिन इसका एम कितना है? 3m। अब लिखेंगे 3m एल स्क्वायर बाय 3, है ना, एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है इंटू ओमेगा को ओमेगा। तो आपका 3 कट गया, आंसर आया आपके पास एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब फिर से आप जानेंगे कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क अगर कांस्टेंट है, एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल क्या होंगे? आपस में इक्वल। अगर फाइनल में इक्वल होंगे तो आप लिख सकते हैं एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। आप लिख सकते हैं इसमें एल इनिशियल क्या है आपका? निकला है एम वी एल और एल फाइनल कितना निकला है आपका? एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो एम कट गया, आंसर कितना आया? वी एल इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। एल भी कटेगा, यहाँ बचेगा वी इक्वल टू एल इंटू ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया? ओमेगा का वैल्यू आ गया वी बाय एल के बराबर। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा वी बाय एल। तो ओमेगा टक्कर के बाद किस एंगुलर स्पीड से वो रोटेट होगा? वी बाय एल। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका जो रोटेशनल मोशन जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस पर हमने स्टार्ट किया था हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास एक अलग चैप्टर होता है, लेकिन हमें इसे यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनकम्प्लीट है। क्योंकि इनर्शिया में मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास पहले पढ़ा, फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, फिर हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, कुछ थ्योरी हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया है, इसको मैं भी लिखवा देता हूँ आपको, है ना। तो इतना लिख लीजिए आप लोग।
इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिट ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन CTRM बोल सकते हैं इसको, CTRM बोलते हैं इसको, हाँ। तो अगर हम ट्रांसलेशनल देखें और रोटेशनल मोशन देखें तो यहाँ पे एक ऐसा मोशन हो रहा होगा जहाँ पे आपको दोनों ही मोशन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों ही मोशन आपको दिखाई देगा आपको, रोटेशनल मोशन भी एक साथ होगा और ऑब्जेक्ट आपको ट्रांसलेशनल मतलब आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, है ना, आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको डायग्राम में फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो क्या होगा, मान लीजिए एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोलिंग कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट बनाया जाए, ये मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सरफेस पर रखा गया है, ये और इस ऑब्जेक्ट का एक मास है कैपिटल M, इसका रेडियस है R, इसका सेंटर है, ये हो गया R और इसका मास है ना। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक व्हील है जो कि रोलिंग मोशन कर रहा है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। तो मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, घूम रहा है। और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास CM, तो आप देखेंगे कि ये जो ऐसे अगर घूम रहा है मतलब इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर ये आगे भी बढ़े तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब ये सेंटर ऑफ मास है, ये आगे भी बढ़ रहा है, किधर? आगे भी बढ़ रहा है v स्पीड से। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो एक तो जो व्हील है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये व्हील के फॉर्म में है, तो यहाँ पे दो मोशन है, एक तो ये खुद अपने एक्सिस पे अब घूम रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, और एक ये आगे भी बढ़ रहा है। तो दो मोशन है हमारे पास, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो आप देखेंगे कि अगर हम अलग अलग पोजीशन को उठाएं, अगर हम अलग अलग पोजीशन मतलब इसी ऑब्जेक्ट के अलग अलग हम पोजीशन को देखें, ये क्या है आपका? ये ऑब्जेक्ट है, क्या आपका? ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर मैं देखूं, अगर ये बॉडी घूम रही है क्लॉकवाइज और आगे भी बढ़ रही है, तो जिस स्पीड से आगे बढ़ेगी हर एक पार्टिकल उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पे आके, कि ये वाला जो पार्टिकल होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल होगा, ये वाला पार्टिकल, अगर ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है सॉलिड, तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पे इस पार्टिकल पे जो वेलोसिटी होगा इसका, एक इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी होगा v, क्योंकि ये v स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर सेंटर ऑफ मास v स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट v स्पीड से आगे बढ़ रहा है ना। सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट है, वो बोलता है कि आप कंप्लीट मास ऑफ सिस्टम को इस पॉइंट पे आप सेंटर्ड मान सकते हैं। इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास v स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब कंप्लीट सिस्टम v स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर ये v स्पीड से ये पार्टिकल आगे की मूव करेगा, तो देखो क्या होगा, अगर ये इसमें सर्कुलर मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तो हुआ इसका ट्रांसलेशन स्पीड, और एक होगा इसके पास एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड किधर होगा? ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, ये पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, है ना। एक मिनट, ये अपोजिट बन जाए, बनेगा ये ऐसे बनेगा, ऐसे। क्यों ऐसे बनेगा? क्योंकि जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे घूम रहा है।
ऐसे घूम रहा है, मतलब इस पार्टिकल का जो सर्कुलर स्पीड होगा या फिर एंगुलर स्पीड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर ये इसका स्पीड ओमेगा है, ओमेगा स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो यहाँ भी स्पीड होगा आर ओमेगा। आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि जब कोई बॉडी घूमती है तो उसका जो एंगुलर स्पीड होता है वो होता है आर ओमेगा के बराबर, है ना, या फिर इसको बोलते हैं लीनियर स्पीड बोलते हैं इसको। तो आर ओमेगा बराबर ये स्पीड आया रोटेशनल मोशन की वजह से, ये स्पीड आया ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। तो हमारे पास जो नेट वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम दे दें हम ए, इस पार्टिकल का नाम दे दें हम ए, इस पार्टिकल का नाम दे दें हम बी, इस पार्टिकल का नाम दे दें सी, इस पार्टिकल का नाम दे दें डी, है ना। तो हम पहले सबका डायरेक्शन लिख लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ बनाया वैसे यहाँ देखिए, बी पे भी वी होगा इस डायरेक्शन में, है ना, और आर ओमेगा भी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। डी पे देखते हैं, डी पे क्या होगा, वी इस डायरेक्शन में। वी का डायरेक्शन हर जगह सेम क्यों है, क्योंकि वो आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कहने का मतलब कि बॉडी का वेलोसिटी, बॉडी का वेलोसिटी कहने का मतलब हर एक पार्टिकल उसी वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करेगा। तो अगर ये वी स्पीड से आगे की ओर मूव करेगा तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये पार्टिकल पीछे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगा, मतलब इसका जो एंगुलर स्पीड है वो पीछे की ओर आएगा आर ओमेगा के फॉर्म में, है ना। तो वैसे सी पॉइंट पे देखेंगे हम, सी पॉइंट पे क्या होगा, एंगुलर स्पीड ऊपर की ओर ऐसे होगा आर ओमेगा, लेकिन जो इसका ट्रांसलेशनल स्पीड होगा वो तो सामने की ओर होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पार्टिकल भी आगे की ओर मूव कर रहा है ना, ये पार्टिकल आगे की ओर मूव कर रहा है। तो हम अगर अलग अलग पॉइंट के लिए अगर हम स्पीड लिखें, स्पीड का फार्मूला लिखें तो हम लिख सकते हैं ए पार्टिकल के लिए जो स्पीड निकलेगा, ए पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी ऑफ ए वो होगा वेक्टर के टर्म्स में होगा, क्योंकि वेलोसिटी मतलब स्पीड आपका क्या आपका वेक्टर होता है, तो वेक्टर होता है तो आपको वेक्टर के टर्म्स में ही ऐड करना है। तो ए का जो स्पीड होगा वो कहलाएगा वी ए। उसके पास दो कंपोनेंट है, एक वी जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, एक है आर ओमेगा जो कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। इसको हम लिख सकते हैं वी आई कैप। आर ओमेगा को क्या लिखेंगे, माइनस आर ओमेगा जे कैप। क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव जे एक्सिस के डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे वी ए के पास जो स्पीड आएगी फाइनल स्पीड वो आएगी वी आई कैप माइनस आर ओमेगा जे कैप। सिमिलरली वी बी के पास, बी कहाँ है पॉइंट, बी ऊपर पॉइंट है, बी में क्या है, वी और आर ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, सेम, मतलब आप लिख सकते हो वी आई कैप प्लस आर ओमेगा आई कैप, डेट मीन्स वी प्लस आर ओमेगा आई कैप, ये इसके पास स्पीड मिलेगी। सी के बारे में अगर लिखें आप तो सी के बारे में आप लिख सकते हैं वी आई कैप प्लस आर ओमेगा जे कैप। डी के लिए लिखें तो डी में क्या हो जाएगा आपका वी आई कैप माइनस आर ओमेगा आई कैप, इसका मतलब वी माइनस आर ओमेगा आई कैप, है ना। तो हमने यहाँ पे वेक्टर कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है आगे भी बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से हम वेलोसिटी के कंपोनेंट को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और एक फाइनल वेलोसिटी किसी भी एक खास पोजीशन पे हम लिख सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो भी छूट गया था, बाकी तो इस चैप्टर के सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के साथ में वेव या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोनों में से एक पढ़ेंगे हम। चलिए ठीक है, थैंक यू।